नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 28 नवंबर 2020 है और दिन है सैटरडे। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फार्मर्स प्रोटेस्ट, कुछ डीप पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो सरफेस लेवल पर हमें नज़र नहीं आते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर। बैटलिंग करप्शन, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेक टैक्ट, ये इंडिया और चाइना के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो भारत ने चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है। तो द हिंदू में आज उसको लेकर एक आर्टिकल है। ए वेल हाफ फुल, ये कोरोना वैक्सीन को लेकर हिंदू का आर्टिकल है। और लास्ट में फॉरेन अफेयर्स को लेकर रीचिंग आउट, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी। भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज्ड यूपीएससी का कोर्स डिज़ाइन किया है। 30 नवंबर तक हमारे स्मार्ट कोर्स के ऊपर ईएमआई की ऑफर भी अवेलेबल हैं। स्मार्ट कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ईएमआई ऑफर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। स्टडी आईक्यू का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर में जाइए और डाउनलोड करें। आज के लेक्चर की पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आता है तो, राइट। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है, अगर आप रेगुलर बेसिस पर इसको देखते हैं तो एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हर रोज़ इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो डियर फ्रेंड्स, दिल्ली चलो नाम का एक बहुत बड़ा कैंपेन, एक फार्मर का प्रोटेस्ट कल हमें देखने को मिला। कल इसकी लाइव अपडेट्स भी आ रही थी और मेरे कलीग अनिरुद्ध ने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। अनिरुद्ध सर जो हैं, अनिरुद्ध अग्रवाल सर, तो उन्होंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। किसानों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसानों के साथ नॉट मीन्स किसानों के साथ इफ़ यू प्ले अराउंड, अगर आप उनको दुश्मन बना लेंगे किसानों को, तो फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी हार जाएगी। क्योंकि लगभग, राइट, अप्रॉक्स अलग अलग आंकड़े आते हैं, लेकिन यू कैन से लगभग 55% जितने हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। अप्रॉक्स 55%। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है, जो वोटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो आप उनको नाराज़ कैसे कर सकते हैं, राइट। तो पॉलिटिक्स में किसानों का इंपॉर्टेंस जो है ये एक ही फैक्ट से आप समझ सकते हैं। अब हमारा फोकस यहां पर इलेक्शन के ऊपर नहीं है। क्वेश्चन ये है कि किसानों ने प्रोटेस्ट क्यों किया। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का खतरा है, फिर भी अगर किसान इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी किसानों की पॉपुलेशन जो है, इतनी बड़ी एक क्वांटिटी में किसान सड़कों पर उतर आए हैं, जो ये व्हाट इज वाटर कैनन और पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी किसान ने अपना प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यू रखा। उनको पता है कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारे रिस्क हैं, लेकिन फिर भी अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी बात डेफिनेटली होगी ही। अब फार्म लॉज जो सरकार लेकर आई हैं उसमें कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। आज तक हमारी डिस्कशन में हमने देखा था कि कैसे ये जो मिडल मैन है वो सबसे ज़्यादा पैसे, जो ट्रेडर्स हैं, राइट, वो सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और किसानों के हाथ में एक बहुत ही छोटी सी इनकम आती है और कस्टमर जो हैं उनको भी एक बहुत ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है। तो इट इज़ वेरी इजी और बहुत ही लॉजिकल चीज़ है कि अगर किसान डायरेक्टली सारा सामान डायरेक्टली कस्टमर को बेच दे, राइट, ये बीच में जो चेन है, मान लीजिए कि ये फार्मर है और ये है कस्टमर, तो फार्मर किसी एक व्यक्ति को बेचेगा, ये फिर किसी दूसरे व्यक्ति को, या फिर तीसरे व्यक्ति को, और उसके बाद
ये डायरेक्टली कस्टमर के पास जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर, तो इवेंचुअली कस्टमर जो है वो ज़्यादा प्राइस पे करेगा। तो अगर किसान डायरेक्टली किसी रिटेलर को बेच दे और कस्टमर्स जो है वो रिटेलर से डायरेक्टली चीज़ें खरीद लें, तो ये दो स्टेप्स कम हो जाएंगे, तो किसान को भी ज़्यादा पैसा मिलेगा, बीच में जो व्यक्ति हैं रिटेलर वो भी पैसा कमाएगा और कस्टमर को भी कम प्राइस पे करनी पड़ेगी। दिस इज़ वेरी लॉजिकल थिंग। यही करने की कोशिश जो है वो सरकार ने की है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फार्म लॉज जो हैं वो थरोली परफेक्ट है। गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि ये बीच में से जब लोगों को हम हटा देंगे तो किसान को एक अच्छी प्राइस मिलेगी और किसान को एक वाइडर मार्केट भी मिलेगी। आज तक ये है कि एपीएमसी में ही आपको अपना सामान जो है वो बेचना है, तो एक प्रकार की एपीएमसी की मोनोपोली हो गई थी। अब सरकार इसको तोड़ना चाहती है, सरकार चाहती है कि ये एपीएमसी ना रहें और इसकी जगह पर अलग अलग ऑप्शंस हों। आप एपीएमसी में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप किसान से सामान खरीद सकते हैं और रिटेल मार्केट में बेच सकते हैं। किसानों का इश्यू ये है, किसानों का मानना ये है, सबसे बड़ा ये जो प्रोटेस्ट के पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि किसानों को ये बताया गया है, जब जिस किसी ने भी उनको ये बताया है ये गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन किसानों को ये भय है, ये डर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगी। दिस इज द मेन थिंग। ये सबसे रूट कॉज जो है वो यही है। किसानों को ये लगता है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की सिस्टम जो है वो सरकार बंद कर देगी, धीरे धीरे करके सरकार ये बंद कर देगी। उसके बाद होगा ये कि ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट, देन वी हैव रिलायंस, राइट, जो भी बड़े बड़े रिटेलर्स मीन्स रिटेल बिजनेस में जा रहे हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, मैकडोनल्ड्स एक्सेट्रा, तो ये लोग डायरेक्टली किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और फिर एपीएमसी बंद हो जाएगा, या फिर एपीएमसी को वीक बनाया गया है बाय सरकार और ये फार्म लॉज की वजह से, और एमएसपी नहीं मिलेगी, तो फिर धीरे धीरे ये जो कॉरपोरेशंस हैं या कॉरपोरेट्स जो हैं वो उनकी मोनोपोली हो जाएगी और फिर किसान जो है वो ऐसे कॉरपोरेट्स के गुलाम हो जाएंगे। ऐसा किसानों के अंदर भय है और उनका जो भय है वो कंप्लीटली गलत भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो शुगर केन जो गन्ना है, गन्ने की खेती करने वाले जो किसान हैं, तो उनको कितने सारे पैसे जो हैं वो उनके ड्यू हैं। उनको जो उन्होंने गन्ना सप्लाई किया था तो उनको वो टाइम पर पैसे नहीं मिले हैं। फिर गुजरात की बात करें तो पेप्सिको ने गुजरात के किसानों के ऊपर एक केस भी फाइल किया था। तो इस प्रकार के जो इंसिडेंट्स है, शुगर केन का जो एक्सपीरियंस रहा है, गुजरात का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो इसको लेकर किसान जो है वो थोड़े भयभीत है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो है दिस इज अवेलेबल 18 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में। हजारों जितने ऐसे मार्केट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सरकार जो है उसने किसानों को एडुकेट नहीं किया। उन्होंने सरकार ने जो किसान हैं, जो ऐसे ग्रुप्स हैं, किसानों का जो ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल, तो इनको एसोसिएशन जो है उनको आपने एजुकेट नहीं किया, आपने कन्फ्रंट किया उनको, आपने उनको जब डिस्कशन की डिमांड की, फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग कमेटी की स्क्रूटिनी जो है वो नहीं हो पाई और अपर हाउस में राज्यसभा में तो वॉइस वोट से ये जो फार्म लॉज हैं उनको पास कर दिया गया। तो इसकी वजह से ऑपोजिशन पार्टी को भी एक गिफ्ट मिल गया कि आप डायरेक्टली सरकार के खिलाफ किसानों को भड़का सकते हैं, और यही हुआ। और किसान जो है वो विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर एक बात जो मुझे पसंद नहीं आ रही है किसानों की, वो ये है कि उनको पैसे जो हैं वो डायरेक्ट कैश चाहिए, उनको पैसे बैंक अकाउंट में नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए, उसके पीछे डीप मीनिंग ये है कि लोन रिकवरी, ये जो फार्म लोन वेवर मिलता है, फिर वो नहीं मिलेगा अगर आपके अकाउंट में 10-12 लाख रुपए आ रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं रहेगा कि आप अपनी लोन पे ना करें। तो ये चीज़ जो है कि आपको डायरेक्ट बैंक में पैसे मिल रहे हैं, इफ़ यू आर रजिस्टिंग, अगर ये आपका एक पॉइंट है कि आपको कैश चाहिए, आपको
बैंक में नहीं चाहिए, तो दिस इज इसमें इसमें किसानों को दे हैव टू अपग्रेड देयर थिंकिंग। ये लोन, फार्म लोन वेवर जो है, ये इकोनॉमी के लिए ही गलत बात है। उनको भले ही सही लगे, फॉर टाइम बिंग उनको लगता है कि उनकी मदद है, लेकिन और हमने फार्म लोन वेवर के ऊपर भी बात की है कि क्या हर एक किसान को इसका फ़ायदा मिलता है? नहीं, बड़े किसान को और वो किसान जिसने बैंक से लोन ली है, जिसने फॉर्मल लोन ली है, उसको ही फार्म लोन वेवर का फ़ायदा मिलता है। अगर आपने अपने रिश्तेदार से 15-20-50 हज़ार रुपये बोरो किए हैं, इनफॉर्मल लोन है, मदद की है आपने, आपके रिश्तेदार ने, आपके दोस्त ने, या फिर आपने जो मनी लेंडर है, प्राइवेट मनी लेंडर, राइट, तो अगर उनसे आपने लोन ली है तो फिर आपको इसमें वेवर जो है उसका लाभ भी नहीं मिलता है। और वेवर के बारे में मैंने डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। एक स्पेशल टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि कितने साल लग जाते हैं। 2015 में आपने अनाउंस किया फार्म लोन वेवर, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होते होते और इंस्टॉलमेंट में वो इम्प्लीमेंट होता है। आपने कहा 10,000 करोड़ का फार्म लोन वेवर, लेकिन 2,000 करोड़ आज दिए, फिर 2 साल के बाद 2,000-3,000 करोड़, तो 40% 30% इतना ही जो अमाउंट डिक्लेयर की जाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये भी एक इश्यूज़ है। तो फार्म लोन वेवर जो है, किसानों को ही इसको ड्रॉप करना होगा, ये उनके ही हित में नहीं है। एग्रीकल्चर जो है ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के तहत आता है। शेड्यूल 7 को देखें आप अपने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज कम अंडर द स्टेट लिस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकारों को आप एजुकेट करें, राज्य सरकारों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्टनर बनाए, उनको डिसीजन मेकर्स बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में यही किया था। मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट, उन्होंने एक ऐसा एक्ट लाया, और ये उन्होंने किसी के ऊपर, उनकी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों के ऊपर थोपा नहीं था, उनको दिया और कहा कि देखिए ये एक मॉडल एक्ट हमने तैयार किया है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिए। और इतना अच्छा ये था कि यूपीए 1 ने भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। तो फिलहाल ये जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसकी बॉटम लाइन यही है कि अगर सरकार किसानों को एजुकेट कर दे और उनको ये बता दे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बंद नहीं किया जाएगा, राइट, इसको कंटिन्यू ही रखा जाएगा, कहीं पर भी, चाहे एपीएमसी में ट्रांजैक्शन हो, एपीएमसी के बाहर हो, ई नाम के ऊपर हो, कहीं पर भी अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम अमाउंट में ट्रांजैक्शंस अलाउड नहीं है। एमएसपी या फिर उससे ज़्यादा कीमत ही किसानों को देनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ किसानों के दिमाग में आप बैठा दें, अगर उनको ये एश्योरिटी मिल जाए कि हमारे साथ ये एमएसपी बंद नहीं होगी, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, बैटलिंग करप्शन। ट्रिब्यून का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज मुझे मिला। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक करप्शन वॉचडॉग है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताइए? स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज का आपका प्रश्न है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर, मेन ऑफिस कहाँ पर है? अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह कहा है कि एशिया में, एशियन कॉन्टिनेंट में भारत जो है, सबसे हाईएस्ट ब्राइबरी रेट जो है वो हमारे देश में है। और पर्सनल कनेक्शन के बिना आपके जो पब्लिक सर्विसेज हैं, आपको एफआईआर रजिस्टर करवानी है तो आप अपने कोई रिश्तेदार जो पुलिस में हैं उनको कहेंगे, फिर वो फ़ोन करेंगे, फिर जाएंगे। आपके वहाँ पर पानी का इश्यू है तो फिर आप म्यूनसिपालिटी में कोई आपके रिश्तेदार ऐसे एक्सेट्रा कोई हैं तो उनको लेकर जाएंगे, वरना काम नहीं होता है। और ये एक रियलिटी है। बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई तो बहुत की, राइट, बुक्स भी बहुत देखी, आर्टिकल्स भी बहुत पढ़े। मैंने खुद कुछ महीनों पहले की बात है, तो हमारी एक प्रॉपर्टी है एक जगह पर, तो उसको लेकर जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें इतने सारे वो जो पुरानी ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम की जो प्रॉपर्टी हैं, तो उस प्रॉपर्टी में उस टाइम पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज में, और जो भी व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स के इश्यू थे, आई वाज सो सरप्राइज्ड
कि एक जगह से दूसरी जगह पर, और जितने भी ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स अब कोई क्लास 1 ऑफिसर हैं तो उनके साथ जब भी बातचीत होती हैं तो दे नो कि मैं आई ट्रेन स्टूडेंट्स, और कि पढ़ाता हूँ एक्सेट्रा क्लास 1 और यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो थोड़ी बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते थे कि भाई कि आइए सर एक्सेट्रा वॉट एवर। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ उसके बावजूद भी चीज़ें जो हैं वो इतनी कोई ख़ास फास्ट नहीं होती थी, क्योंकि प्रोसेस जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको प्रोसेस ही समझ में नहीं आएगी कि ये काम जो है वो कैसे होगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो जो भी एरिया है, राइट। मैं अपना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जिस एक लॉयर को मिला जो इसी फील्ड के साथ, जो प्रॉपर्टी और एक्सेट्रा चीज़ों के साथ डील करते हैं, उसके एक्सपर्ट, राइट, और बहुत अच्छे लॉयर हैं, इज़ वेरी नाइस पर्सन, एक बहुत ही अच्छे जेंटलमैन भी हैं। तो उनके साथ मैं उनको बता रहा था कि ये ऑफिस में मुझे ये कहा, वो कहा एंड एक्सेट्रा। तो वो भी सरप्राइज्ड थे कि मैंने इतने साल इसमें, मीन्स इज़ लाइक 65-70 की एज के होंगे वो लोग, 65 आई थिंक, 60-65। तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि इतने सालों में मैंने कभी भी, मीन्स ये कैसी प्रोसेस है एंड थिंग्स। तो आज भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। एंड आई एम श्योर दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, ये तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एंड आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि हमारे देश में ये एक हमारा कल्चर बन गया है, ये एक आदत बन गई है कि हम इतने शाय हैं, हम इतने मीन्स हम किसी रिश्ते पे, ये हमारा अधिकार है, लेकिन जो लोग ऑफिस में हैं, जो टेबल के उस पार हैं, उन्होंने भी चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स रखा है। अगर इजी होता तो फिर उनकी वैल्यू क्या रहती। अगर कॉम्प्लेक्स हैं चीज़ें तो फिर आपको मीन्स आप उनके पास जाए, उनका ईगो सेटिस्फाई होगा, मुझे तो यही लगता है। और सिफारिश और पैरावी, चढ़ावा, ये सारे हॉट वर्ड्स हैं कि अगर आपको कोई काम करवाना है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, उसके बिना आपका काम जो है वो नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए। मुझे नहीं लगता है कि एक भी ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, कोई भी पॉलिटिकल, हाँ कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो क्लीन हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एक भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 100% ये कह सकें, राइट, 100% कि हम करप्शन को सपोर्ट नहीं करते या फिर करप्शन के अगेंस्ट में ही हैं। हर जगह पर यह है। ब्लैक मनी का सबसे बड़ा सोर्स, वन ऑफ द रूट कॉज हमारे देश में ब्लैक मनी ही खत्म हो जाए अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के फंड को सॉर्ट आउट कर दें। आधार, जनधन, मोबाइल, ये जो जैम ट्रिनिटी है, ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के आने से कितना करप्शन और ये सारी लीकेज जो है वो कम हुआ। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि राइट बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, तो ऐसे भी इश्यूज हैं। तो करप्शन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे देश में एवरग्रीन है, राइट। और चीज़ों को जितना सिंपल बनाएंगे, लोगों को पता चले कि कोई काम करने के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कितना वक्त लग सकता है, कितना टाइम, ये सारी चीज़ें जब होगी और सारी चीज़ें जब क्लीन होगी, आप जब कंप्लेन करने के लिए ऊपर जाते हैं तो ऊपर के अधिकारी भी वैसे हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो और फिर आपका काम बिगाड़ देंगे वो, उनके पास इतने पावर्स आ जाएंगे कि आपका जो काम है वो होने ही नहीं देंगे। तो ये पूरा एक एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जो करप्शन को बंद ही नहीं होने देता, एवरग्रीन रखता है। टेक टैक्ट, दिस वन इज अबाउट इंडिया एंड चाइना। भारत ने 43 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया। ओवरऑल हमने कुछ 250 जितने चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिए हैं। एक तरफ LAC की बात करें तो दोनों देश अभी भी डिसएंगेजमेंट को लेकर कोई खास एग्रीमेंट तक नहीं पहुंचे हैं, डिस्कशन चल रही है। लेट्स होप कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब चाइना जो है, चाइना का कहना ये है चाइना का कहना ये है कि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्या आपने दूसरी कंपनीज को, फेसबुक, गूगल एक्सेट्रा को आपके देश में अलाउ किया? नहीं किया। और आप दूसरे देश को ये बता रहे हैं कि ये हमारे साथ एक प्रकार का भेदभाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पर मैं चाइना को कम ब्लेम करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट।
मैं हमारे देश को ब्लेम करता हूं। मैं एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर ये LAC का इश्यू नहीं हुआ होता तो क्या कभी हम, जस्ट इमेजिन कि ये अगर LAC का जो इश्यू है ये नहीं हुआ होता तो क्या कभी हम चाइना के ऐप्स को बैन करते? क्योंकि एक तरफ इश्यू हुआ तब जाकर हमने ये किया। इसका मतलब ये है कि हम रिएक्टिव हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं हैं। वी शुड हैव ए लॉन्ग सॉर्ट आउट दिस लॉन्ग पेंडिंग डेटा प्रोटेक्शन लॉ। डेटा प्रोटेक्शन लॉ कितना डिले हो रहा है, तो इसको जल्द से जल्द हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए। हम एक ऐसा देश है, हमारे देश का जो टैलेंट है इस फील्ड को लेकर, IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों को लेकर काफ़ी अच्छा। हार्डवेयर में मीन्स अभी हमें चिप और ये सारी चीज़ें अभी बनाने की बाकी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो वी आर ग्रेट विथ कंप्यूटर्स। हमारे लोग जो हैं कंसिडर अराउंड द वर्ल्ड के, भारत के लोग कंप्यूटर और ITC के साथ और ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छे हैं। तो वी शुड बी नंबर 1 हियर। हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी है उसमें कोई और देश हमसे आगे है और हम उनके ऐप्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है और ये सरकार नहीं कर सकती। ये जो है ये मीन्स ऑफ कोर्स सरकार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन इंडस्ट्री जो है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो बिजनेसेस इसमें हैं, दे हैव टू थिंक बिग। मूविंग ऑन, ए वाइल हाफ फुल। डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज़ अबाउट COVID-19 वैक्सीन। अब हमें पता है कि एफिकेसी की बात करें तो काफ़ी सक्सेस मिला, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट सामने आया है। ये एस्ट्राजेनिका जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर जो CHADOX1NCOV19 वैक्सीन है, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक डिफेक्ट सामने आया है ना। इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, बहुत ही इंट्रीगिंग चीज़ हमारे सामने आई है, वो ये है, आपको पता होगा कि 2 डोजेस में ये वैक्सीन दिया जाएगा। तो एक ऐसा ग्रुप था राइट जिसको हाफ डोज ही दिया गया, यानी कि लेट्स से, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, लेट्स से कि एक्चुअली में आपको 10 ml के, मैं आई एम जस्ट टेकिंग ए रफ एग्जांपल राइट, इतना 10 ml दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कैसे ये वैक्सीन दी जा रही है, टेक्निकली नॉट श्योर कि क्वांटिटी वाइज। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये 10 ml का एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पहला शॉट आपको दिया जाएगा वो 10 ml का होगा, सेकंड शॉट जो दिया जाएगा वो 10 ml का होगा, राइट। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप को क्या हुआ कि फर्स्ट शॉट जो उनको दिया गया वो 5 ml का दिया गया और दूसरा जो है वो भी 5 ml का दिया गया। तो ऑफ कोर्स ये जो 10 ml वाला लोग हैं उनकी रिकवरी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये जो 50% जितना डोज जो दिया गया था जिनको, उनकी रिकवरी 90% जितनी हुई, और जो 10 ml वाला एग्जाम्पल था उनकी कुछ 62% जितनी रिकवरी हुई। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको कहते हैं प्राइम बूस्ट। प्राइम बूस्ट का मतलब ये होता है कि एक लिमिटेड डोज दिया जाता है और फिर उसके बाद थोड़ा और डोज दिया जाता है। तो ये प्राइम बूस्ट जो है उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला है जिनको हाफ डोज मिला, राइट, हाफ डोज जिनको, जिस ग्रुप को दिया गया तो उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। एक और चीज़ है कि ज़्यादातर ये जो लोग थे ये 55 से कम उम्र के थे, तो अब देखना पड़ेगा कि एल्डरली लोग में ये जो हाफ डोज है उसका इम्पैक्ट कैसा होता है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन एक चीज़ बॉटम लाइन इसकी यही है कि हेस्ट एंड ओपेसिटी, कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, और ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी ना होना, पर्दे के पीछे सारी चीज़ें हो रही है, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो ऐसी ही जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत जल्दबाजी में चीज़ें हो रही हैं, तो इनफैक्ट और ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, आपका काम और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और ज़्यादा डिले होगा इसमें। तो भले ही हम थोड़ा टाइम ले, लेकिन जो भी प्रोसेस है ये प्रॉपर साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मूविंग ऑन, रीचिंग आउट, इंडियन एक्सप्रेस का ये एक आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। कल डियर फ्रेंड्स संडे है, तो कल द हिंदू एनालिसिस के लेक्चर्स जो हैं वो नहीं होते हैं। अब हमारी मुलाकात जो है वो एज फार एज हिंदू इज़ कंसर्न, इंग्लिश लेक्चर इसके बाद मिलेगा आपको, और उसके बाद डायरेक्टली हम मिलेंगे मंडे को। तो आज का लास्ट आर्टिकल है रीचिंग आउट, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। अब आप देखिए कि हमारे 3 टॉप ऑफिशियल्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर साहब, वो सेशल्स और बहरीन
वो सेशल्स पहुंचे हैं बहरीन और यूएई की विजिट के बाद। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब जो हैं ये श्रीलंका में हैं, और फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला साहब जो हैं वो नेपाल की यात्रा पर गए हैं। तो ये रहा सेशल्स, राइट, आइलैंड नेशन है इंडियन ओशियन का। और जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गए थे बहरीन, उसके बाद यूएई, और नाउ ही इज़ इन सेशल्स। हमारे एनएसए जो है वो श्रीलंका, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं वो नेपाल गए हैं। तो यू कैन सी हियर कि एक तरफ इंडिया और चाइना का इश्यू चल रहा है और हम इन सारे देशों की विजिट पर इंपॉर्टेंट लोग जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशनशिप जो है उसको एक रिफ्रेश कर रहे हैं, और उनके साथ जो इंपॉर्टेंट अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक लंबे टाइम से भारत ने ये जो पुराने हमारे दोस्त हैं, पुराने मित्र देश हैं, इनके साथ रिलेशनशिप को ग्रांटेड, इसको ऐसे ही हमने इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अच्छे ही रिलेशनशिप हैं तो फिर क्या ज़्यादा अपग्रेड करना, ऐसा एक एटीट्यूड था। लेकिन उनकी भी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, ज़माना भी बदल गया, और फिर चाइना आ गया। चाइना डीप पॉकेट, यानी कि चाइना के पास जो लाखों करोड़ों रुपए हैं, उन्होंने चाइना ने इन अलग अलग देशों में इन्वेस्ट किए और इन सारे देशों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और फिर हमें पता चला कि ये तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो गलत हो रही हैं। कुछ हमारे डिसीजंस ऐसे रहे, खास करके भारत के बारे में ये कहा जाता है कि भारत मदद करेगा, सारी चीज़ें करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पर भारत कंप्लीट नहीं करता है। तो ये हमारी एक बहुत ही नेगेटिव इमेज है जिसको हमें चेंज करना होगा, और ये रिजल्ट से ही हम, एक्शन से ही हम चेंज कर पाएंगे। बांग्लादेश हमसे नाराज़ है बिकॉज ऑफ न्यू सिटीजनशिप लॉ। नेपाल के साथ ये कार्टोग्राफिक या फिर मैप को लेकर जो इश्यू हुआ, काला पानी एक्सेट्रा, ये जो उनका एरिया था लिपू लेक, तो उसको लेकर इश्यू चला भारत और नेपाल के बीच में। अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहा है। और एजम्पशन आइलैंड नाम की जगह है सेशल्स में, जिसमें भारत इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रहा है, डिफेंस एंड थिंग्स। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये विजिट में, जयशंकर साहब की जो विजिट है उसमें। तो एनीवे, बॉटम लाइन यही है इसमें, कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि हम ये सारे देशों के साथ अपने जो बायलैटरल टाइज है, द्विपक्षीय संबंध हैं, उसको रिफ़्रेश कर रहे हैं। कई जगह पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कहीं जगह पर चीज़ों को रिफ़्रेश किया जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये रही कुछ न्यूज़ आइटम्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि लेक्चर की PDF मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंजॉय योर स्टडीज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।